हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है एमडी कैट का, जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। वेल डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज के जो कोर्स कंटेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने सामने एक स्लाइड देख सकते हैं जिसमें मैंने वाजे किया है, आप लोग देख रहे हैं उन पॉइंट्स को कि आज हमने पढ़ना है कैलकुलेट द क्वांटिटीज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। हम पहले डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस हैं, किन रिएक्शंस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बातें फिर डेफिनेटली हम ब्रोंस्टर-लॉरी थ्योरी ऑफ द एसिड एंड द बेसिस भी पढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द बेसिस, और इसके साथ हम पीएच वैल्यूज, पीकेए वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज, पीओएच वैल्यूज, इन तमाम की डिस्कशन करेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में एसोसिएटेड है। तमाम कोर्स कंटेंट आप लोगों के सामने लिखा हो गया है। कॉमन आयन इफेक्ट की बात करेंगे, बफर्स की बात करेंगे, और डेफिनेटली हैंडरसन्स इक्वेशन की भी बात करेंगे, उनकी पीएच और पीओएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तमाम बातें होंगी। कोर्स कंटेंट आपके सामने है। हम लेक्चर का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, उसको डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसका अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करके ही हम आगे फर्दर जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए और कुछ पॉइंट्स लिखे। ये तमाम पॉइंट्स एमडी कैट के एमसीक्यूज बनाने की बेसिस हैं। हम इनको क्लियर करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, reaction which take place in both directions that is called as reversible reaction। हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, कुछ रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, उनमें केमिकल चेंज होता है, प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्ट बनने के बाद हमारे पास वो रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट में, रिवर्स साइड में स्टार्ट हो जाता है। यानी एक ही रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, नंबर ऑफ मोल्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट एंड डेफिनेटली प्रोडक्ट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कि बोथ डायरेक्शंस में हो। वेरी सिंपल, इट नेवर कंप्लीट्स। जाहिर सी बात है, जब आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं, आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रही है, और अगर आप प्रोडक्ट्स को निकाल नहीं रहे तो फिर आपके पास थोड़ी देर बाद वो रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये एमडी कैट का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो योर आंसर विल बी रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन नेवर कंप्लीटेड। ठीक है। नंबर 2 में मैंने आपके सामने लिखा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल। इस रिएक्शन का रिवर्सिबल रिएक्शन का पर्पस ये होता है कि इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाए। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ये तो बेटर आइडिया। एक वो स्टेट ऑफ द रिएक्शन, एक सर्टेन टाइम के जिस पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब ये हो जाएगा तो हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह प्रोडक्ट की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स विच आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्टिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट, देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम। और ये इसका गोल होता है कि हमारे पास जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को किस वक्त अचीव करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, ये आपसे एमडी कैट के एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। फिर इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है, ओनली कैरिड आउट इन द क्लोज्ड कंटेनर्स। ये बड़ी जरूरी बात है। हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है वो ओपन कंटेनर में भी हो सकते हैं, क्लोज कंटेनर में भी हो सकते हैं, बट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने अभी एक लफ्ज बोला है कि जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगी, फिर वो प्रोडक्ट आपस में एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच के दोबारा कोलाइड करके बैक टू द रिएक्टेंट नहीं आएगी, तब तक रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा ना। अगर एक कंटेनर जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, तभी इस लेवल पे पहुंचेगी प्रोडक्ट की उसकी खास कंसंट्रेशन के बाद रिएक्शन रिवर्सिबल स्टार्ट हो। बिल्कुल ऐसा है, अगर ओपन कंटेनर होगा तो फिर वन साइडेड रिएक्शन होता रहेगा, वो हमारी कंडीशन नहीं है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस की डिस्क्रिप्शन में आपने इस बात को ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल इसके वाइस वर्सा चलते हैं। वी बेटर नो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। हमने कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड किया, बेतहाशा मिसालें हैं, जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द थ्योरी, द कॉन्सेप्ट, द आइडियोलॉजी के रिएक्टेंट मिले, प्रोडक्ट बन गई, बस खत्म।
कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, वन साइडेड रिएक्शन है। रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट। लाइफ में, नेचर में बेतहाशा ऐसे प्रोसेसेस हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोसेसेस हैं, तो उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि वन डायरेक्शन में होते हैं। It gets completed definitely when you are going to produce a certain amount of product, the product which is not converting back into the reactant, it means you are going to compile the reaction, तो ये reaction complete हो जाता है। बिल्कुल उसके vice versa चल रहे हैं। फिर no equilibrium state exist, इसमें इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं है। मैंने अभी डिफाइन किया व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कि जब हमारे, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अहम बात याद रखनी माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम से हरगिज मुराद ये नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट का बराबर होना शर्त नहीं है। इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये एन मुमकिन है। जैसे सोलबिलिटी प्रोडक्ट KSP हम आगे पढ़ेंगे, उसमें होता है कि एक स्प्रैंगली सोलबल सॉल्ट होता है, उसका 100 में से जस्ट 1 ग्राम डिसोसिएट होता है, बट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। एक तरफ 99 ग्राम्स हैं, एक तरफ 1 ग्राम है, मतलब 99 मोल्स हैं, एक तरफ 1 मोल है। अगर इसको ऐसे सिनेरियो में देखा जाए कि हमारे पास 50-50%, तो फिर तो बिल्कुल नहीं है। बट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू द प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कन्वर्टिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट का नाम है। अब जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, हम इसकी वन साइडेड डायरेक्शन की बात करते हैं, हम नो बैकवर्ड और द रिवर्स डायरेक्शन बात ही नहीं करते, तो मेरे पास नो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट। ये पॉइंट क्लियर होता है, ये इसका MD-CAT का MCQ है। ये पॉइंट्स खास तौर पर आप लोगों के लिए एलाबोरेट किए गए सो दैट यू कैन बी एबल टू आंसर दैट। क्लियर है? आगे कहते हैं कैन अकर इन ओपन एंड द क्लोज कंटेनर। मैं इसकी बात कर चुका हूं, बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनना है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनना है, रिएक्टेंट्स ने आपस में मिलकर प्रोडक्ट ही बनानी है जिसने रिवर्स नहीं होना, तो चाहे रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो या क्लोज्ड कंटेनर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? सो ये कुछ पॉइंट्स डिस्क्रिप्शन जो कि बड़ी सिंपल बातें आपको लगती हैं, लेकिन इस पैटर्न में लिखने से आप लोगों को MD-CAT में हेल्प होगी, बिकॉज दिस इज MD-CAT क्लास। आगे बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो कि हमारे आज के टॉपिक का नाम है, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने एक्सप्लेन किया, उसी बात को मैं डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने इन पॉइंट्स के साथ। The state in which the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction at a certain specific temperature and pressure without changing the standard conditions. Whatsoever the standard you are going to maintain does not matter at all. Clear? So जो भी आपने टेम्परेचर सेट कर लिया एक दफा, उसको चेंज नहीं करना, प्रेशर को चेंज नहीं करना। हाँ, उस सर्टन गिवन कंडीशन में जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसका रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब चूंकि हम बार बार एक ही बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चलता रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम की वो टाइप है दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। देयर इज नो रोल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम हियर। सो MD-CAT में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो हम जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम की डिस्कशन चल रही है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कोई रोल नहीं है इन रिएक्शंस में, हमारे MD-CAT के टॉपिक्स में, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में। क्लियर है? सो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना था। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये कुछ पॉइंट्स देखें, ये भी सेम थ्योरी की बेसिस के ऊपर कि आपके पास MD-CAT में आप देखेंगे टेस्ट में हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और अभी मैं MCQs की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि प्रीवियस MD-CAT के पेपर्स में से आए हैं। मैंने इन प्रॉपर्टीज को हाईलाइट कर दिया है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लोज्ड कंटेनर रिक्वायरमेंट है, हाँ इसकी हम बात कर चुके हैं डेफिनेटली। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, whenever you are going to study the chemical equilibrium, the dynamic equilibrium, the chemical reaction equilibrium here, then you will take the certain amount in bulk. It's a macroscopic property. It does not mean that you are taking the few number of the moles or the few number of the molecules. No, you are going to take a bulk amount of the reactants which are converting into the bulk amount of the product, and the products are converting back into the large amount. Clear? So this is a macroscopic property, not microscopic property. और MD-CAT का क्वेश्चन था, उसकी बेस पे मैंने एक लफ्ज को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। यू विल मेमोराइज दैट। फिर देखिए मैंने लिखा है कैन बी इनिशिएटेड एट ईदर साइड।
Well, my dear students, when you are talking about the chemical equilibrium, when you are talking about any chemical reaction, you know the certain amount of the reactants, the initial concentration of the reactants, that has nothing to do with the equilibrium. When I am talking about, when you are being asked about the equilibrium, it means you are talking about the certain condition at that point equilibrium has been established और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं. गॉट इट. अब जब आपके पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है, अब आपके पास इनिशियल रिएक्टेंट्स मिलके कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना दी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो आप किसी भी साइड से रिएक्शन को कंसीडर कर लें. आप बैकवर्ड से मूव कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव कर सकते हैं. आप अभी गुडबर्ग्स एंड वैग्स लॉ, जिसे लॉ ऑफ मैस सेक्शन कहते हैं, मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में. जब आप उसकी बात करते हैं तो आप जिस यूनिट को, चाहे लेफ्ट साइड को चाहे राइट साइड को, आपस में रिएक्टिंग मटेरियल के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं, वही आपका इनिशिएटिव पॉइंट होता है. तो आप किसी भी साइड से रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं. निहायत सिंपल अंदाज में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोगों की किताब में वाज़ेह लिखे हैं, जो एमडी कैट में पूछे जाएंगे, आपके लिए मैं बोल रहा हूं. फोकस ऑन दीज वर्ड्स. तो ये आपके सामने एक और पॉइंट आ गया. फिर कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम. बड़ी जबरदस्त बात है. इसके डिस्क्रिप्शन में जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैटलिस्ट, बेसिकली इट्स लोअर्स द एक्टिवेशन. ठीक है, ये जल्दी करवा देता है, बट कैटलिस्ट नीदर चेंज द पोजीशन नॉर द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम. क्लियर है, ये आपने याद रखना है. और ये बड़ा अहम एमसीक्यू है जो मैंने आपके सामने बोला कि कैटालिस्ट हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी होता है उसकी ना वैल्यू को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, उसका जो भी वैल्यू फिगर आ रहा है तो उसको भी चेंज नहीं ना करता, प्लस उसकी पोजीशन को भी नहीं चेंज करता. हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास. हम इक्विलिब्रियम, कभी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, रेलेवेंट प्रॉपर्टी है. अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूं तो वो वेरी करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं अभी नेक्स्ट में. तो इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा, ये भी एक एमडी कैट का बड़ा अहम है. बाकी इक्विलिब्रियम दो तरह से होता है. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, यू नो होमोजीनियस मीन सेम फेज, होमो मीन सेम. अच्छा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम आपके सामने एग्जांपल मैंने क्लियर कर दी है. ये आपके सामने नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं एट द वेरी हाई टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. टू साइडेड रिएक्शन है, डबल हेडेड एरो जो हमारे पास चलता है वो आप जानते हैं. ये भी गैस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स भी गैस हैं. So that kind of the equilibrium which is being established between the reactants and the products and the physical state of the reactants and the products is similar, homogeneous equilibrium. और यहाँ पे देखो आयरन सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड है, प्रोडक्ट्स में एक सॉलिड बन रहा है, डेफिनेटली एक आप गैस सस्टेन करते हैं. क्लियर है, आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में, डिफरेंट फेजेस में होते हैं. So that kind of the equilibrium is called as the heterogeneous equilibrium. That was a brief intro, that was very compiled intro, that points were containing the maximum number of the MCQs which could be asked. I narrated, I explained. Now we will move towards the next board और देखते हैं वहां पे क्या है. Well dear students, chemical equilibrium की बात कर ली, उसको समझ लिया कि chemical equilibrium होता क्या है. अब हमने लॉ ऑफ मैस सेक्शन की बात करनी है. ये भी अंडरस्टैंडिंग में जरूरी है क्योंकि आगे हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़ने हैं जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करनी है, तो हम ये जाने तो गुडबर्ग एंड वैग्स लॉ भी बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ मैस सेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं. ये है क्या, वॉच दिस. पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखी है मैंने. द रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसका जो रेट है, जो केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, उसका जो भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो किसके बराबर होता है, वो प्रोसीड इस तरह करता है. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज. यहाँ पे वर्ड प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से प्रोडक्ट से मुराद वो वाली प्रोडक्ट नहीं है. सो आप देखें कि प्रोडक्ट, वॉच दिस, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव मैसेज? यू कैन से द मैसेज. नो, active masses are those masses in which the reactants are in actual taking part in the chemical reaction. All the mass which is involved in a chemical reaction, जो कि spectator नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि react नहीं कर रहा. You are taking the 100 grams of any species and you are observing that just 20 or 30 or the 50 gram of the reactant is reacting and all the remaining amount is not reacting. So when I shall talk about the active mass, I will talk about that amount, that mass which is going to take part in the chemical reaction. Clear है? Active mass ये है. आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जैसे A plus B C plus D, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है, you better know that. आपको समझा रहा हूं.
मैं अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करता हूं तो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में मेरे रिएक्टेंट्स ये हैं। अगर मैं बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूं तो मेरे पास यहां से रिएक्शन चलेगा, उसमें मेरे रिएक्टेंट्स ये हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गुडबर्ग्स एंड द वैग्स लॉ, द लॉ ऑफ मास सेक्शन, जो डेफिनेशन आएगी, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब फॉरवर्ड में ये दो रिएक्टेंट्स हैं, बैकवर्ड में ये दो रिएक्टेंट्स हैं, तो इनको मैंने रिएक्टेंट्स के तौर पे कंसीडर किया है। बट डेफिनेटली जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाता हूं, यू बेटर नो कि हमारे पास के एफ और के आर, जिसको के बी भी कह सकते हैं, ये क्या है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द बैकवर्ड और द रिवर्स रिएक्शन, इनके कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको एट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है। अब एट इक्विलिब्रियम एनी रिएक्शन वन इक्विलिब्रियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड और द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और मैं वैल्यूज पुट इन करता हूं। ये रिवीजन है, ये जरूरी है, ये एमडीकैट में पूछा जाएगा, इस फॉर्मेशन में से क्वेश्चंस कर लेगा, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो आपको कह सकता है आपके पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इनको अबव ले सकता है, जो कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स को नीचे ला सकता है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए मैंने ये परफॉर्मेंस की है फॉर यू पीपल, जस्ट वॉच दिस। मेरे पास इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्विवेलेंट है, बराबर है, उसको फिर मैं इंटर कन्वर्ट करता हूं तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी डी, जो कि प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं वन साइडेड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं अपने A प्लस बी से टुवर्ड C प्लस डी की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो मेरे पास के एफ ओवर के आर ये फैक्टर में सामने आ जाती हैं। के एफ ओवर के आर, इस रेशो को बोलते हैं के सी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जिसके ऊपर आगे हमारे एमडीकैट के क्वेश्चन चलेंगे और बात होगी। सो के सी इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये आपके पास फिगर आउट कर देंगे सामने। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है, इससे रिलेटेड आपके एमडीकैट में जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हैं वो मैंने इसकी फॉर्म में पॉइंट आउट किया है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट इट मे और मे नॉट हैव यूनिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ये भी समझ आ जाता है कि केसी के जो यूनिट्स हैं वो फिक्स नहीं होते, वो कांस्टेंट नहीं होते। कैसे कांस्टेंट नहीं होते, यू बेटर नो, जस्ट इमेजिन मेरे पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें 2 मोल रिएक्टेंट्स के और 1 मोल प्रोडक्ट की बन रही है, या कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें थोड़े मोल रिएक्टेंट्स के और ज्यादा मोल प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं। ओके, तो मेरे पास जब मैं इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को अबव एंड बिलो लिखूंगा तो मेरे पास केसी के यूनिट्स वेरी करेंगे। केसी के यूनिट नहीं भी होते, केसी के यूनिट होते भी हैं और डिफरेंट होते हैं। कहीं पे पर मोल डीएम प्लस 3 आता है, कहीं पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब आता है, कहीं पे मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6 आ जाता है, कहीं पे कोई यूनिट नहीं आता। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। सो केसी के जो यूनिट्स हैं ये वेरिएबल होते हैं। ये पॉइंट आपके सामने लिखा, वो यूनिट रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, देयर इज नो फिक्स अमाउंट। क्लियर? सो नंबर 2 में देखिए मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो तब होगी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की बात करनी है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तभी बात करेंगे जब सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुकी होगी। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते हम। अगर हम किसी भी साइड से रिएक्शन स्टार्ट कर दें, ना प्रोडक्ट ना रिएक्टेंट, तो फिर मैं हमेशा, ब्यूटीफुल वर्ड, केसी किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस, यस, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। ये मैंने वर्ड बोला क्योंकि एमडीकैट में ये क्वेश्चन आया जिससे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, दोबारा बोल भी दी है कि केसी की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे नहीं बट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करती है। क्लियर है? फिर आप देखिएगा तीसरा पॉइंट, वैल्यू ओनली चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहां पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूडिक आंसर की बात की है, इंटीजर्स में जो वैल्यू आती है उसकी बात की है। माय डियर स्टूडेंट्स, डिटेल में आप लोग जानते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, हम वेरिएबल रिएक्शन में मैंने हैबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात भी की है, उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। हमारे पास जो फैक्टर है, जब भी आप रेशियो लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की, अगर बिलखसूस गैसेस और लिक्विड्स की बात करें तो उनमें वॉल्यूम फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हर रिएक्शन का टेम्परेचर कंडीशन होती है, हर रिएक्शन पे प्रेशर होता है सर्टेन। ठीक है, कैटालिस्ट ऐड किए जाते हैं जी। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन की भी बात की जाती है। सो मैंने कितनी बातें की? मैंने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटालिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशंस की बात की। मैंने 5 चीजों की बात की। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है एक केमिकल रिएक्शन पे, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब आप अगर एक एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में
किसी भी किस्म की वेरिएशन करते हैं तो अभी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल्स की भी बात करूंगा आपके सामने, हमारे पास उसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश की जाती है। सिस्टम ट्राई टू सस्टेन एंड एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, तो उसको वो नलीफाई करता है। लेकिन क्या क्या चेंज करने से क्या क्या चेंज होता है, ये एमसीक्यू सुनते जाए माय डियर स्टूडेंट्स। टेम्परेचर चेंज करने से वैल्यू एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी चेंज्ड, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम प्लस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, पोजीशन अर्लियर और लेटर अचीव की जा सकती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज हो सकती है। बट कैटालिस्ट ऐड करने से, कैटालिस्ट की वजह से नीदर पोजीशन नॉर वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड। तो ये तमाम चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। ये वर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने बोले आप लोगों के लिए, इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। 5 डिफरेंट एमसीक्यूज बना सकते हैं ऑप्शंस में, तो इसको जहन में रखना है। उसमें से एक मैंने एलाबोरेट किया है कि वैल्यू ओनली चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। उसके बाद पोजीशन चेंज्ड बाय, ये मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास खाली पोजीशन की अगर बात करें, हाँ तो टेम्परेचर चेंज करने से पोजीशन भी चेंज होती है, मैंने कहा ना वैल्यू भी चेंज होती है, पोजीशन भी। प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से पोजीशन चेंज हो जाती है। और कैटालिस्ट से ना पोजीशन चेंज होती है ना वैल्यू चेंज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये अपने जहन में रखनी है। आगे फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट एक्सप्रेशंस। This is MDCAT lecture and a very limited time, but I have to explain all the narrated links और हर वो चीज जो कि MDCAT में पूछी जा सकती है। यहाँ पे मैंने वर्ड केसी यूज किया क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा था, मैंने कॉन्सेंट्रेशन की बात की। लेट्स सपोज अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस की पार्शियल प्रेशर होता है और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में मैं केसी, उसी केसी को, उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर केपी बोल दूंगा जी। और ये गैसेस के लिए होगा, सॉलिड्स के लिए, लिक्विड के लिए नहीं होगा। हाँ, अगर मैं बात करूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन में बात नहीं करना चाहता, उसी केमिकल रिएक्शन को मैं पार्शियल प्रेशर में बात नहीं करना चाहता, मैं मोल फ्रैक्शंस में बात करना चाहता हूं, तो यस आई कैन डू दैट। मेरे पास वैल्यू उस हिसाब से आ जाएगी। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन में भी बात नहीं करना चाहता, मैं पार्शियल प्रेशर में भी बात नहीं करना चाहता, मैं मोल फ्रैक्शंस में भी बात नहीं करना चाहता, मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करना चाहता हूं, तो यस इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो मैं कर सकता हूं। मेरे पास एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएंगे। वॉच दिस, मेरे पास केपी आ जाता है, के एक्स मोल फ्रैक्शन, के एन नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में आ जाता है। ये सारी बातें पॉसिबल हैं। इसका बताना इसलिए जरूरी था कि MDCAT में क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ए कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शंस, ऑप्शन सी नंबर ऑफ मोल, द पार्शियल प्रेशर, डी ऑल ऑफ देम। तो माय आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। इन तमाम टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिनोमेनन तो वही है ना, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आपके सिलेबस में जो चीज डिस्कस की गई है वो केसी और केपी का रिलेशनशिप है। इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं इनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आपकी बुक में एक रिलेशनशिप दिया गया केपी इक्वल टू केसी आर टी ओवर डेल्टा एन, बहुत जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग। और इसकी बेसिस पे जो एमसीक्यूज आने हैं इस लिमिटेड से जोन में मैंने सारे एक्सप्लेन कर दें। जस्ट लिसन टू मी, वॉच दिस। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके, टी इज द टेम्परेचर। यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन के अलावा प्रेशर कहीं पे नहीं है, वॉल्यूम कहीं पे नहीं है। बहुत खूबसूरत MDCAT का क्वेश्चन आ गया ट्रिक करने के लिए बच्चों को। उसने एक टेम्परेचर, उसने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक रिएक्शन करवाया जिसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन केसी एंड केपी। अगर तो उसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स, उस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बराबर लिए हैं, वर्ड सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हैं, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर का फैक्टर तो है ही नहीं इसमें, बट टेम्परेचर के चेंज करने से होता है, जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा, आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल गैस कांस्टेंट, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, द फैक्टर आर, यस, सो can I be able to apply this equation on the liquid and the solids? Yes. How? R is a universal gas constant. Listen, dear students, when we are talking about a chemical reaction, then we are considering a single unit is going to react with another single unit. We are talking about in the species,
in isolated form, separated form. That's why we are using the word are. तो आप सॉलिड्स में भी और लिक्विड्स में भी इसको फ्रैंकली यूज करेंगे. ओके, तो ये फैक्टर भी क्लियर होता है. व्हाट इज डेल्टा एन? चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स. अब ये क्या है? तो ये एमसीक्यू में भी पूछ लेता है. डेल्टा एन इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर मेरे पास केपी और केसी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन होता है. डेल्टा एन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स. के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपने माइनस करने हैं ना, प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट को निकालने हैं. अब मेरे पास ये तमाम वैल्यू आ गई, मेरे पास फार्मूला है. एमडी कैट के क्वेश्चन की सीरीज आ जाती है, वो आपको फिगर आउट करता है, एक इक्वेशन दिखा देता है. वो कह देता है कि मिसाल के तौर पे हैबर-बोश प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिला के अमोनिया बना रहे हैं. आप जानते हैं रिएक्टेंट में 4 मोल्स आते हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स आते हैं. और वो क्वेश्चन करता है कि भाई इसमें केसी और केपी का रिलेशनशिप क्या होगा. वॉच दिस. अगर तो मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 0 है, यानी जितने मोल प्रोडक्ट्स के हैं उतने ही मोल रिएक्टेंट्स के हैं, तो मेरे पास Kc will be equal to Kp, क्योंकि जब 0 फैक्टर आएगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc will be equal to Kp. सिंपल. ये एमडीकैट का क्वेश्चन और इस तरह के कई क्वेश्चंस को पूछेगा. फिर नंबर 2, अगर मेरे पास डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के मोल कम है, तो क्या होगा? वेरी सिंपल. जस्ट इमेजिन, आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग्स फॉर यू. डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब है डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब इस फैक्टर के साथ वो यूनिट बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्यूशंस लेंगे, तो ये सर्टेन वैल्यू आएगी ना जी. जब ये सर्टेन वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी केसी से, तो फिर वो केपी के बराबर होगी जी. इसका मतलब है केसी इतना कम था कि उसने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बराबर हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि केपी इज लार्जर देन केसी. यस, ये एमसीक्यू में पूछा गया है. फिर एक और बात, रिवर्स में चलते हैं. अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मतलब प्रोडक्ट्स के मोल कम है और रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हैं, बार बार बोल रहा हूं, डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है यहां पे जो आंसर आया उसने फैक्टर केसी को कम किया है. फैक्टर केसी ज्यादा था, डेल्टा एन की नेगेटिव वैल्यू के साथ जो आंसर आया उसने केसी की वैल्यू कम की, फिर वो केपी के बराबर हुआ. तो इसका मतलब है मेरे पास केसी was larger than KP. तो ये रिलेशनशिप, ये कंडीशंस बेतहाशा यूज आएंगी आप लोगों के पास इस एक्सप्रेशन में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखिएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है जी. तो डियर स्टूडेंट्स, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बड़ा पॉपुलर प्रिंसिपल है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी और इसकी बात अब करते हैं. अब जबकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, सर्टेन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर इंटरकन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब उस स्टेज के ऊपर मेरे पास जो फैक्टर 5 मैंने कैलकुलेट किए थे, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, क्लियर है, उसको मैं वेरी करता हूं किसी भी एक प्रॉपर्टी को. तो सी द डेफिनेशन. If a stress is applied, what do you mean by stress? Stress से मतलब है आपने established equilibrium को disturb किया, either by changing concentration or by changing anything else like pressure, volume, temperature, catalyst, etc. और जो भी change आपने लाई है, system will try to nullify that change. इसका मतलब है जो equilibrium है, system established है, वो उसको resist करेगा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, ताकि दोबारा अपने आप का सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कांस्टेंट वैल्यू इसको सस्टेन कर सके. सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. अब ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के हवाले से जो इसके वेरियस इफेक्ट्स हैं और वो जो तमाम डिस्क्रिप्शन है, वो आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड प्लेस करता हूं जिसमें आप देखेंगे जी. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हवाले से एक टेबल बना है आपके सामने. उस टेबल में आपको सबसे पहले उसने बताया वेरियस इफेक्ट्स, आप किस तरह स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं किसी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पे, क्या चेंजेस लाके, और फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, वो सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में है उस चेंज को, स्ट्रेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा. वर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिसन प्लीज, आपके सामने मौजूद है. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी एक साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देते हैं. ज़हन मेरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है. अब जब आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तो क्या होता है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, वो कहते हैं एडिशन ऑफ अ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड, दैट इज रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसी फिनोमेनन को रिवर्स कर लें. भाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है,
आपके पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इस तरह होती है कि आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम करते हो तो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के मजीद बन जाएंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसी फिनोमिनन को एमडी कैट के क्वेश्चंस में मैं रिवर्स करता हूं। एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है, मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करता हूं, मैं कम कर देता हूं रिएक्टेंट्स। अगर मैं रिएक्टेंट्स कम करता हूं तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड साइड पे भी मूव करेगा ना, फिर प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगी क्योंकि इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश करना है। बिल्कुल इसी तरह अगर इसी एक ही पॉइंट के ऊपर तीसरी बात कर ली जाए कि वो रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा देता है, जैसे एमडी कैट में क्वेश्चन देता है, वो आपको एक रिएक्शन बता देता है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट दिखा के कहता है कि इसमें मैथनॉल की या किसी भी एक रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दी जाती है, तो किस तरफ रिएक्शन जाएगा? आप कहेंगे अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बनाई है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा ताकि उतनी अमाउंट की प्रोडक्ट बन के हमारे पास जो रेशियो है उसको सस्टेन किया जाए। एक और बात आप लोगों को पता होता है कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास स्ट्रेस में किसी भी टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम से पहले कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है, किसको हम QC बोलते हैं, कैपिटल QC क्वोशंट होता है वो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्वोशंट्स में हमारे साथ फैक्टर चेंज करते हैं। तो जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो Kc से वैल्यू शिफ्ट होती है QC में, और फिर थोड़ी देर बाद अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जब हमारे पास दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो फिर वो दोबारा Kc की टर्मिनोलॉजी में बात की जाती है। छोटी सी लाइन स्लाइड आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन इसकी हर रिलेटेड एंगल से कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसके ऊपर जो लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें मेरे वर्ड सुनिएगा। ये लिमिटेड से लाइन आपके सामने, बट इसको मैं अभी अप्लाई भी करवाऊंगा। पहली लाइन, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये फिनोमिनन प्रेशर का सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है गैसियस सिस्टम्स में, ठीक है, जैसे आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर लें, जैसे आप हैबर-बॉश प्रोसेस की बात कर लें, किसी भी गैसियस सिस्टम की बात कर लें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो चाहे रिएक्टेंट साइड पे चाहे प्रोडक्ट साइड पे, जिस भी साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन्स के बढ़ने की वजह से उस साइड से दूसरी तरफ हमारे पास जो डायरेक्शन है मूव कर जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं और रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा प्रेशर की वजह से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स करना शुरू हो गए हैं और वो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज्यादा बनाना शुरू कर दें। एंड वाइस वर्सा, अगर प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। कंक्लूसिव लाइन ये है कि प्रेशर इंक्रीज करने से जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उस साइड का कोलिजन बढ़ने की वजह से दूसरी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। इसी को उल्टा देते हैं, इसी बात को, छोटी सी लाइन है लेकिन इसकी डिटेल बड़ी जबरदस्त है जो कि एमडी कैट के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं प्रेशर लो करता हूं तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, प्रेशर लो करने से उस तरफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ से दूसरी तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और मैंने प्रेशर कम कर दिया है तो प्रोडक्ट से बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होकर रिएक्टेंट की तरफ मूव कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर प्रोडक्ट साइड के ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं और मैं प्रेशर कम कर रहा हूं तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वंस अगेन द वर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जब रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर। एंडोथर्मिक में जब रिएक्शन होता है तो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को एनर्जी, वो जब तक एनर्जी मिलेगी नहीं प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। दो बातें क्लियर होगी। अब वैल्यू ऑफ Kc और Kp के बारे में बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं तो इसका मतलब है मैं रिएक्टेंट्स में टेम्परेचर ऐड कर रहा हूं। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं तो टेम्परेचर या एनर्जी या जो भी हीट है वो रिएक्टेंट्स में से है। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एक सेट एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है,
मेरे पास रिएक्टेंट्स बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्शन चला जाएगा, इक्विलिब्रियम सस्टेन करना ना। और अगर वाइस वर्सा में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट में टेम्परेचर आ रहा है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस द रिएक्शन विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो बैकवर्ड साइड पे मूव करेगा, तो ये भी टेम्परेचर बड़ा जबरदस्त फिनोमेनल इफेक्ट है। आपको इक्वेशंस दे दी जाएंगी, ए बी सी 3 केसेस बता दिए जाएंगे, डेल्टा में ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम कर देगा। पॉपुलर क्वेश्चंस है एमडी कैट के, खुद आपको एंथैल्पी चेंजेस बताएगा, एंथैल्पी चेंज में नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बताएगा, नेगेटिव मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव मीन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सुनते जाएं, ये सारे बड़े कीमती वर्ड्स हैं। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव को आपने देख लिया, वो कहेगा व्हाट इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो कौन सा रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा या बैकवर्ड हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर मैं डिक्रीज करता हूं टेम्परेचर, तो कौन सा रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो वो रिवर्स हो जाएगा। ये सारी बातें ज़हन में रखिएगा, इस रिलेशन को नोटिफाई कीजिएगा। और एंड में कहता है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। मैं डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में बात कर चुका हूं कि इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट किस तरह मैटर कर सकता है। कैटालिस्ट क्या है कि काम है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, हमारे पास डिस्ट्रक्शन नहीं होती। कैटालिस्ट की वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन रिएक्शन जल्दी हो जाता है, जितनी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनानी उतनी बनाएगा, ठीक है। केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रेशियो सेम रहेगी और ना ही पोजीशन चेंज होगी। तो कैटालिस्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट नीदर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट द वैल्यू, ठीक है। अर्लियर और लेटर की बात नहीं है, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या डिस्क्रिप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ली चैटलर प्रिंसिपल डिटेल में एक्सप्लेन किया और इसके वेरियस इफेक्ट्स को बाय चेंजिंग द कंडीशंस बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। आपके एमडी कैट के सिलेबस में जिनका तस्करा किया गया, हाबर-बॉश प्रोसेस, वॉच दिस। हम जानते हैं हाबर्स प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ली जाती है, ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन है। हैबर्स ने एटमॉस्फेरिक यानी एयर में जो नाइट्रोजन है उसको यूज किया था, इस वजह से इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था कि इसने जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसका 13% उसने प्रोडक्टिव यूज में लिया था, क्वीन ऑफ केमिकल्स जिसे हम अमोनिया कहते हैं उसे बनाने के लिए। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है जी, इसके कैटालिस्ट को पूछ सकते हैं आप लोगों से एमडी कैट के क्वेश्चन पे, क्योंकि उसने नाम लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कंडीशंस क्या है, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, इससे कम और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए वो भी बात कर चुका, रिवाइज करता हूं। फिर आयरन कैटालिस्ट यूज होता है और उसके साथ जो प्रोमोटर्स हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड हो सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड्स, दे आर द प्रोमोटर्स। ओरिजिनल कैटालिस्ट है आयरन कैटालिस्ट। ये वर्ड सुने, ये एमसीक्यूज है, क्लियर है। हमारे पास ये आपके सामने कैटालिस्ट है, उसके प्रोमोटर्स हैं, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हैं, अमोनिया बन रही। अब आपके सामने रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पर मोल, मैंने लिखा -46.11 किलोजूल्स पर मोल। तो बास जगह पे आप इक्वेशंस देखेंगे, बुक्स में लिखा हुआ है, एफएससी में बिलखुसूस 92 को पॉइंट को एलैबोरेट किया, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। मैं डियर स्टूडेंट, जब मैंने कह दिया ना पर मोल, तो इसका मतलब है यही वैल्यू है। अगर मैं सिंपल 2NH3 के साथ लिखता तो फिर मैं 92 लिखता, फिर मैं पर मोल ना लिखता, क्लियर है। सो पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन आपके सामने है, नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूं, आंसर भी करूंगा। लेट्स सपोज, वॉच दिस, आप इसका प्रेशर बढ़ा दें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर इन दिस? भाई मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने जब प्रेशर बढ़ाया तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, सारी गैसेस है ना, तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है वहां पे कोलिजन्स बढ़ गए। अभी यही कहा था, कोलिजन बढ़ने की वजह से रिएक्शन बढ़ गया जी, तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेक्चर में। आई एम पुटिंग माय एनर्जी फॉर यू पीपल, लिसन। मेरे पास इस एक इक्वेशन में से कई क्वेश्चंस वो बनाता है, जैसे एक मैंने प्रेशर का बता दिया। दूसरा, अगर इसी इक्वेशन में मैं प्रेशर कम करता हूं तो सर जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, प्रेशर कम करने से उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी क्लियर होगी। टेम्परेचर की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जी। इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा हूं, यस, सो आई एम इंक्रीजिंग प्रोडक्ट। सो व्हाट आई एम डूइंग, I am increasing the product. It means equilibrium will shift backward. It will try to sustain that. Clear है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इस हैबर्स प्रोसेस में, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये तो इसकी कंडीशन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये उस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ कि जो कि रिएक्शन के साथ एनर्जी रिलीज होगी, बढ़ेगा। अगर मैंने 400 डिग्री सेल्सियस पे इसको कंट्रोल ना किया
टेम्परेचर बढ़ता रहा तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि मैं सिर्फ 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखूं और इससे निकलने वाली एनर्जी को रिलीज करता जाऊं, मैं प्रोडक्ट को कम रखूं, साथ साथ इसको विदड्रॉ करता रहूं। एमडी ग्रेड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसी की बेस पे मैं पूछता हूं क्वेश्चन जो पूछा गया है। लिसन स्टूडेंट्स, मैं अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं। व्हाट शैल आई डू? नंबर 1, अब मैं आंसर ही कर रहा हूं, मैं कंडीशंस बोल रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा, मैं इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, और मैं डेफिनेटली आपके इसकी जो प्रोडक्ट बन रही है इसको साथ साथ विदड्रॉ करता जाऊंगा, ताकि उसका जमा ना हो प्रोडक्ट इतनी ज्यादा और रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो। क्लियर है? अब सेम कॉन्सेप्ट हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं। मेरे पास SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इट्स गोना कंबाइन, SO3 बन जाती है गैस, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर मोल -97.9 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। सेम क्वेश्चंस, इफ आई वांट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा? मेरा सवाल उलट है, बात वही है। आप कहेंगे यू वांट टू डिक्रीज, आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। आप एक काम करें, आप अगर चाहते हैं कि इसकी अमाउंट बढ़ाएं तो आप प्रेशर बढ़ा देते। अब आप चाहते हैं इसकी अमाउंट कम करें तो प्रेशर कम कर दें, क्योंकि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं प्रेशर कम करने से उस तरफ फ्लो ऑफ द गैसेस आ जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है? और अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर की बात करूं तो इसको डिक्रीज करना है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ाने से वो रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन डेफिनेटली। एंड वाइस वर्सा इफ वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ द SO3। क्लियर है? तो ये आपके पास कंडीशंस भी याद रखनी है। 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। वनेडियम पेंटा ऑक्साइड हमारे पास एक रिसेंटली यूज्ड है। ये मैंने वर्ड इसलिए बोला है कि आप लोगों ने सेकेंडरी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बट ए लेवल्स में एक वर्ड यूज किया जाता है, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस। यस, that was previously used। platinized asbestos भी इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव था, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड राइट नाउ। तो रिसेंटली वनेडियम पेंटाऑक्साइड जो कि बड़ा जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और चीपर भी है, उसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सो हर बात क्लियर की जा रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके सामने रिएक्शन कंडीशंस आ जाती हैं। तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है ना हमारे पास इक्विलिब्रियम के हवाले से शेयर किए गए। आप कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following effect of the change is not according to the Le-Chatelier principle? जिसकी सारी डिस्क्रिप्शन अभी आपके सामने की है, उन बातों को ज़हन में रख के आंसर कीजिएगा। वो कहता है ऑप्शन ए में, हमसे कहता है कि नॉट अकॉर्डिंग टू द Le-Chatelier principle। अल्फा में कहता है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इफेक्ट ऑफ चेंज कहता है रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा, सही कह रहे हैं। बीटा में कहते हैं इंक्रीज इन प्रेशर और रिएक्शन मूव्स इन दैट रिएक्शन विच हैज बीन लेस नंबर ऑफ द मोल्स। यही बात की थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चार्ली में कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन ऑलवेज मूव इन द एक्सोथर्मिक साइड। माय डियर स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक साइड। एक्सोथर्मिक साइड में तो प्रोडक्ट ज्यादा बनी हुई है, वो तो रिवर्स हो जाएगा। गलत कह रहा है ये। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर विच इज रॉन्ग, और जो कि मेरे रिलेटेड शेयर्ड MCQs में डिस्क्राइब किया गया। और डेल्टा की बात करते हैं तो कहते हैं इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेरे पास चार्ली मेरा आंसर है, जो कि मिसमैच्ड है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। द कैटलिस्ट यूज इन द हैबर्स प्रोसेसेस। क्वेश्चन आ गया, क्या कैटलिस्ट हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है? स्लाइड आपके सामने है। सो मैं देखता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन कैटलिस्ट विद मेटल ऑक्साइड प्रोमोटर्स। दिस इज माय आंसर। ये MD-CAT का खूबसूरत सवाल है, जिसकी बेसिस पे मैंने अभी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास कैटलिस्ट आयरन है और एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड, दे आर द प्रोमोटर्स। तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स गोइंग टू एक्सप्लेन द डाटा इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में है कि डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन Kp एंड Kc आर गिवन। तो रिलेशनशिप उसने दी है एक टेबल में, इंफॉर्मेटिव हम देख रहे हैं। ये रिलेशनशिप मैं पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसने रिलेशंस एक्सप्लेन कर दी हैं। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखता हूँ इस टेबल में तो ये सारी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ये तमाम के तमाम रिलेशनशिप एग्जैक्टली वही हैं जो डेल्टा एन के हवाले से मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू के साथ एक्सप्लेन किए हैं। सो ऑल ऑफ देम इज एन आंसर, और इसी की बेस पे मैंने डिस्क्राइब किया था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेल दैट वाज फैंटास्टिक ऑल अबाउट द MCQs। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस।
आज के इस चैप्टर में हम जानते हैं हमारा जो चैप्टर है उसमें एसिड और बेसिस और उनकी के वैल्यू, उनकी के बी वैल्यू, पी के ए वैल्यू, पी के बी वैल्यू से रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एसिड्स क्या है। वॉच ऑन द बोर्ड, आपके सामने लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी है। इसके मुताबिक एक पता नहीं आर्हीनियस एसिड बेस होते हैं। अच्छा, उसमें भी फर्क बताऊंगा आपको। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन कर दूं जो कि आपके सिलेबस में। एसिड इज एनीथिंग which donates the proton। वो कह रहा है acid is the proton donator। H positive ion, any species which releases H positive ion on dissociation, that is called an acid। और vice versa में वो कहता है, ये जो डेफिनेशन है ना बेस की, ये ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी की बेस पे है कि बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बात OH नेगेटिव आयन की नहीं है। मैंने अभी कहा था ना आर्हीनियस एसिड्स लाइक दैट, तो वो आर्हीनियस डेफिनेशन है कि एनी स्पीशी व्हिच रिलीजेस प्रोटॉन, डेफिनेटली दैट्स एन एसिड। ये ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी है। और एनी स्पीशी व्हिच रिलीजेस OH नेगेटिव आयन, ये आर्हीनियस की डेफिनेशन है। ब्रोंस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिर्फ प्रोटॉन की शिफ्टिंग मैटर करती है। ये कॉन्जुगेट एसिड बेसिस की बात भी मैं अभी करता हूँ। प्रोटॉन की रिसीविंग या रिलीज करना, ये एसिड और बेस की बात करती है। वॉच ऑन द बोर्ड, एक रिएक्शन लिखा है आपके सामने, ACl प्लस H2O। हम जानते हैं ACl एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव में रिलीज करता है और साथ ही Cl नेगेटिव बन जाता है। वॉच H2O बेस है क्योंकि इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट। हम जानते हैं H2O न्यूट्रल है। हम जानते हैं कि ये बेस एसिड्स के साथ बेस, बेस के साथ एसिड बन जाती है। लेकिन अभी मैंने जो डेफिनेशन की है, एनी स्पीशीज व्हिच इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड एज बेस। क्लियर है? तो ये आपके सामने आ जाती है। अच्छा, एक एसिड जब प्रोटॉन लूज कर देता है तो वो अपना प्रोटॉन लूज करने के बाद इस पोजीशन में आता है कि अब उसको प्रोटॉन चाहिए, तो वो एसिड रिलीजेस प्रोटॉन एंड फॉर्म अ कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। बेस एक्सेप्ट्स प्रोटॉन एंड बिकम कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट भी बड़ा जबरदस्त है। आपके सामने एग्जांपल है, देखें ACl एसिड था, इसने जब प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, ये बेस थी, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गई है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, बट डियर स्टूडेंट्स, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेटेड बेसिस। MD कैट का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ये आप ध्यान में रखेंगे। मैं बेस की बात करता हूं, NH3 बेस है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। हम जानते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट है, अमोनियम आयन बन रहा है, तो ये बेस है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, बिकॉज राइट नाउ दिस हैज द टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन। एनी स्पीशीज व्हिच डोनेट्स प्रोटॉन दैट इज एन एसिड, और ये बेस से बना है, ये कॉन्जुगेट एसिड बना है। तो जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन की गई है, अब सुने, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कॉन्जुगेट एसिड्स वीक होते हैं एंड वाइस वर्सा। अभी मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो वीक होती है। इस तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस की जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्मेशन आती है वो वीक होती है। वाइस वर्सा, वीक एसिड्स का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड वाइस वर्सा, सारा सिनेरियो। तो ये तमाम डिस्क्रिप्शन अपने सामने रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और एसिड बेस की डेफिनेशन के बाद अब जो वाटर, प्योरली वाटर है, उससे रिलेटेड MD कैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, आप सामने देख सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये एक डिस्क्रिप्शन है, इसलिए की गई, आपकी बुक्स में भी है, एलाबोरेटेड भी है, क्लैरिटी और विजन की जरूरत है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। हम जानते हैं प्योर वाटर आयोनाइज नहीं होता, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम आयोनाइज होता है। प्योर वाटर इज वेरी लिटिल आयोनाइजेबल। ठीक है, उसमें जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं डेफिनेटली इज गोइंग टू आयोनाइज, बट अभी जनरल प्योर वाटर की बात करूंगा क्योंकि मैंने H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की बात करनी है। वाच दिस, H2H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बन रहा है। अच्छा, इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम जानते हैं वही प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं, ये केसी एक्सप्रेशन आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, प्योर वाटर में मैंने कहा कि यार ये बड़ा कम आयोनाइज होता है, इसकी आयनिक प्रोडक्ट कम है, तो वाटर को इस साइड पे ले जाते हैं, तो Kc into H2O दैट इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आ गया। मेरे पास H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, Kc into H2O, इसको Kw भी बोलते हैं। ये देखें मैंने Kw लिखा, ये क्या है? Kc की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉपुलर गिवन कैलकुलेटेड 1.8 × 10⁻16 होती है। वाटर की Kc की वैल्यू 1.8 10⁻16 होती है। एंड व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर? पॉपुलर MCQ, मैंने अपने पहले लेक्चर में जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटीज की बात कर रहे थे, मैंने एक्सप्लेन किया था प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना। हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब मीन 1 लीटर। हम जानते हैं 1 लीटर इज 1000 ml
और हम जानते हैं पानी में जो उसका 1 लीटर है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसका 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो गिवन मास 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18, 1000 ओवर 18 जब हम निकालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर 55.5 आती है। ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने रिपीट किया फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई 55.5 कहाँ से आ गया। यह मैंने कैलकुलेट करवाया भी हुआ है, रिवाइज भी कर दी है। तो ये आप जो मल्टीप्लाई के सॉर्ट आउट करते हैं तो 1.0 into 10⁻⁻14 आंसर आता है। ये KW है, इसको मैंने मॉडिफाई फॉर्म में कर दिया है। इसको मैं खाली 10⁻14 भी कह सकता हूँ एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये बड़ी अहम लाइन है। वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। MDCAT का क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं। क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास KW की वैल्यू बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ये तो हमने पता लग गया। इसको मॉडिफाई करते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing temperature. Yes, by increasing temperature. If you are saying that you are increasing the value of KW, it means you are increasing the definitely you are increasing the ionic product of the these two ions. तो KW इसके बराबर है। फैक्टर आपके सामने है। और ये एक जस्टिफाई, ये भी MCQ, ये आपकी बुक की लाइन है, टेबल बना हुआ है, आपको याद है 0.1, 0.3, देन ऑफ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 7.5 एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो जो टेबल के मुताबिक एक लाइन एक्सप्लेन की गई है जो MDCAT में पूछी गई है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि हमारे पास KW की वैल्यू इंक्रीज करती है 75 टाइम्स जब टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है। पानी क्या है, आयनाइज होता है, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन बनते हैं, उसकी KW वैल्यू होती है। अच्छा, ये सिंपल कॉन्सेंट्रेशन है। ये तो जनरल बातें क्लियर होगी। अब सुने, फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशंस जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी OH नेगेटिव आयन होंगे, डेफिनेटली एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे ना, न्यूट्रल होंगे। अगर मैं कोई एसिड डालता हूं या कोई ऐसी चेंज आती है कि सिस्टम H पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? अभी हमने ब्रॉन्सन लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एसिडिक नेचर को करती है ना। तो मेरे पास एसिडिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से ज्यादा हो जाएगी और वाइस वर्सा बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH से कम हो जाएगी या OH की कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी स्मॉल अमाउंट्स होती हैं, 10⁻⁻⁷, वेरी निग्लिजिबल। मैं इसको मैथमेटिकल नॉर्मल कैलकुलेशंस में लाना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, हम इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द pH, द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड द हाइड्रोक्सिल आयन, एंड जो भी pKW भी बोलते हैं हम, जो भी KW की वैल्यू होती है, जो भी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है, जो भी OH की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। देखें तो मेरे पास pH जो है वो ये pH का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज pH, और हाइड्रोक्सिल आयन की नेगेटिव लॉग लेते हैं, दिस इज POH। वेरी सिंपल। अच्छा, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा खाली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, सुने, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जिस तरह जितनी ज्यादा OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा। सिंपल। अब सुने, मेरे पास अगर मैं नेगेटिव लॉग लेता हूं तो जो 10⁻⁻5 है और 10⁻⁻7 है वो सिंपल इंटीजर 5 और 7 में आ जाएगी, pH आ जाएगी। तो pH वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और डेफिनेटली pH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मटेरियल उतना बेसिक होगा। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखने आप लोगों ने आपके लिए जरूरी है। बहरहाल pKW, जैसे KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, इस तरह pKW इज इक्वल टू pH प्लस POH और दैट इज इक्वल टू 14, क्योंकि 10⁻⁻14 का जब नेगेटिव लॉग लेंगे तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द 14। सो सिंपल थ्योरी, सिंपल केमिस्ट्री हम इसको जानते हैं और यहाँ पे बेतहाशा MCQs पूछे जाएंगे। आप लोगों को इन दो फार्मूलाए पे MDCAT में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक रिएक्शन दे देगा HCl H2SO4 और साथ में उसकी कॉन्सेंट्रेशंस बता देगा। आप इक्वेशन लिखेंगे, आप H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे या वो आपको वैसे बता देगा और पूछेगा बताओ इसकी pH क्या है। तो आप सिंपल हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्लेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वन मोर थिंग, आपको एसिड देगा, POH पूछेगा, एसिड्स की pH होती है, एसिड्स की pH होती है और वो आपको इक्वेशन देके हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता के POH पूछेगा। तो
तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी सिंपल, आप पहले पीएच कैलकुलेट करेंगे एसिड की, या बेसिस की पीओएच कैलकुलेट करेंगे। अगर उनकी पीएच पूछे, आपको जो एसिड या बेस दी जाएगी, आप पहले उस एसिड की पीएच या बेस की पीओएच फाइंड करेंगे, और बाद में ये जो फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 इसको अप्लाई करेंगे। आप जो वैल्यू पीओएच की आएगी वो प्लेस करके 14 में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू पीएच की आएगी 14 में से माइनस करके आंसर कर देंगे। एमडी कैट में इन सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट्स को इस तरह यूज करेगा, मैं टेस्ट में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्लियर है? एंड यू हैव टू लर्न दैट। क्लियर है? तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। हमें पी के ए वैल्यू का पता लग गया। अच्छा, के ए वैल्यू क्या होती है? अभी हमने एसिड को डिसोसिएट किया, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया। एसिड डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसको मैं बोल रहा हूं। Ka value is directly proportional to the acidic strength. Listen, जैसे H positive ion की concentration is directly proportional to the Ka value, H positive ion is directly proportional to the Ka value and Ka value is directly proportional to the acidic strength. अब जब नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो pKa बन जाता है। pKa वैल्यू जैसे मैंने कहा था कि H पॉजिटिव क्योंकि वैल्यू ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो मेरे पास ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन जब पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वीक एसिड है। सो पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, के वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड वाइस वर्सा। केबी वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ एंड पीकेबी जो पीकेबी वैल्यू नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। ये तमाम रिलेशंस जो मैंने बोले हैं बहुत अहम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। H positive is directly proportional to the Ka value and that is directly proportional to the acidic strength. OH negative की concentration is directly proportional to the Kb value and Kb value, खाली Kb value is directly proportional to the basic strength. जब नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो pKa value is inversely proportional to the acidic strength and pKb value is inversely proportional to the basic strength. इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो कि एमडी कैट में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं बफर्स की। What do you mean by buffer? बड़ी जबरदस्त बात है। Buffers are very important materials जिनकी pH चेंज नहीं होती, जितनी देर मर्जी पड़ा रहे उनकी pH चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अगर कोई एसिड ऐड किया जाता है तो उसको नलीफाई करने के लिए सिस्टम में कोई बेस का यूनिट पड़ा होता है, उसके स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव एज अ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव एज अ वेरी वीक बेस। pH चेंज नहीं होती। The material which resist in the change of its pH by adding the small quantity of acids or bases, that is called as buffer. बफर दो तरह के होते हैं, देखें, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है। आपको पता चाहिए एसिडिक बफर में वीक एसिड यूज होता है प्लस साल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। आई रिपीट, पहली तो बात ये कि एसिडिक बफर्स वो होते हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है, बेसिक वो होते हैं जिनकी पीएच मोर देन 7 होती है। अब एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं हम जानते हैं ना, बफर में एक एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक ऐसा बफर है जिसमें वीक एसिड पाया जाता है और साथ में उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस पाया जाता है तो दैट इज एसिडिक बफर, उसकी पीएच लेस होगी। अच्छा, अगर एक ऐसा बफर है जिसमें वीक बेस पाई जाती है और सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं मिसाल दे देता हूं, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह ले वाटर में डिसॉल्व होके, और सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड, दिस इज द बेसिक बफर। और अगर मेरे पास एसिटिक एसिड वीक एसिड है एंड द सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसीटेट है तो दैट इज एन एसिडिक बफर। तो आपको एसिडिक और बेसिक बफर के पता लग गया। मजीद मैं स्लाइड्स आपके सामने शो कर रहा हूं व्हिच विल कंप्लीटली एक्सप्लेन द डाटा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड अपने सामने देख रहे हैं जिसमें बफर सॉल्यूशन के हवाले से केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है। वो तमाम वर्डिक्स जो मैंने बोले हैं उनकी रेपिटेशन की गई है। फॉर योर कॉन्फिडेंस आई एम एक्सप्लेनिंग, आपके सामने स्लाइड मौजूद है। उसने डिफाइन किया है बफर सॉल्यूशन को, कहता है दो सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन देयर पीएच when a small amount of acid or base is added to them are called the buffer solution। और फिर नेक्स्ट उसके सामने जो स्लाइड है उसमें आप टाइप्स ऑफ द बफर सॉल्यूशन देख रहे हैं।
और ये मैंने बोल दिया कि एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, और साथ में इसी स्लाइड में बहुत खूबसूरत इक्वेशन जिसे हम हैंडसन्स इक्वेशन कहते हैं, जिसकी बेस पे हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो भी प्लेस की गई है। वॉच दिस। एसिडिक बफर में पहले वो डिफाइन करता है, आपके सामने मौजूद है। कहता है बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्व विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने यही बताया था। अब आपके सामने एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं। एग्जांपल्स में वो कार्बोनिक एसिड, पहली एग्जांपल में H2CO3 की बात करता है जो कि वीक एसिड है, और साथ में उसका सॉल्व विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से मिलती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सो एसिडिक बफर है और इनकी pH लेस देन 7 है। फिर एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, जिसकी मैंने मिसाल दी थी। अच्छा, ये जो हैंडसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। आप रिलेशन देख सकते हैं कि एसिडिक बफर की pH फाइंड करनी हो तो इज इक्वल टू pKa वैल्यू वो प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। बस एंटी टेस्ट में एमडी कैट में हमने इस चीज पे फोकस करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं सॉल्ट ओवर एसिड से एसिड ओवर सॉल्ट करता हूं तो लॉग के साथ माइनस साइन आ जाएगा। ये रिलेशंस याद होने चाहिए। अब इसका जो यूज आता है वो किस तरह आएगा, वो आपको क्या देगा, pH दे देगा या फाइंड करनी होगी, pKa वैल्यू दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट दे देगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड दे देगा, मोलैरिटीज दे देगा, इक्वेशन दे देगा, उसके नीचे वैल्यूज लिख देगा, थ्योरी में एक्सप्लेन कर देगा। हम टेस्ट में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने विदाउट एनी कंफ्यूजन बिल्कुल रिलैक्स होके आपने ये देखना है कि किसकी बात कर रहा है। क्या ये बफर सोल्यूशन के pH की बात कर रहा है? जी। और बफर सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन है कि एक एसिड और एक सॉल्ट होना चाहिए और उसकी pH फाइंड करनी है हमने, तो वो फाइंड करने के लिए मैं pKa वैल्यू का पता होना चाहिए, वो मैं पुट इन करूंगा, आपके सामने मौजूद है। यू विल बेटर एबल इन एनी वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट मोड। अगर आपको pH दे दे और कहे मुझे बताओ pKa वैल्यू क्या है, तो यस यू कैन टेल दैट, वो आप उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट बफर वो होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड एसिड बराबर हो, इनकी जो रेशियो है वो यूनिटी आए, आंसर 1 आए। तो फिर क्या होता है, जो pKa वैल्यू होती है वही pH वैल्यू होती है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बेस्ट एसिडिक बफर। बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे स्लाइड में देखें, आपके सामने मौजूद है, वो बेसिक बफर की बात करता है। उसने एग्जांपल्स दी हैं आपके सामने, एक वीक बेस और साथ में उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड अमोनियम क्लोराइड, जिसकी मैंने बात की है। इसमें भी हैंडरसन इक्वेशन है। POH ऑफ द बेसिक बफर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी सिंपल, हम POH इज इक्वल टू pKb प्लस log सॉल्ट ओवर बेस, ये फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन एसिड के लिए दिया है, वो बेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज दिस इज एमडी कैट, आर्ट आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो आपको कहता है बेस देके, बेसिक बफर देके, और सारी वैल्यूज POH को फाइंड करने वाली कह देता है, और एंड में क्वेश्चन करता है बताओ इसकी pH क्या होगी। वेरी सिंपल, आप POH फाइंड करोगे ना बेस की, बेसिक बफर की आप कर लोगे, तो बाद में pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये फार्मूला लगा के आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग, दैट वाज वेरी फाइन, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। एक क्वेश्चन है बफर से एसोसिएटेड, वो भी स्लाइड में आपके सामने मौजूद है। इफ अ बफर सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, एसिडिक बफर की बात कर रहा है, वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा, हैज 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है। What is the pH of the buffer solution if pKa value is 4? Well, my dear students, उसने आपको pKa value दे दी है, उसने आपको concentration दे दी है दोनों की, तो आप आसानी से फाउंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। My dear students, salt की concentration भी वही है, एसिड की concentration भी वही है, तो 1 by 1 मतलब सिंपल, उसने जो 1 मोल दिया मेरे पास यूनिटी आंसर आ जाएगा, log 1 is equal to 0, और pKa की जो वैल्यू होगी वही pH होगी, या जो pH दी गई है वही pKa वैल्यू होगी। उसने मुझे कहा 4, तो इसका आंसर भी 4 होगा। गॉट इट? इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब एक और इसी लेक्चर में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं स्लाइड पे डिस्कस कर रहा हूं। आपके सामने एक स्लाइड है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें बात की गई है KSP वैल्यू की। स्लाइड आपके सामने है, कहते हैं कैलकुलेट द KSP फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन एंड द वाइस वर्सा। वेल माय डियर स्टूडेंट, पहले तो स्लाइड आपके सामने, मेरी बात सुने। व्हाट डू यू मीन बाय KSP? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमारे पास वो तमाम सॉल्ट्स जो स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, जो इतने ज्यादा आयोनाइज नहीं होते, उनकी KSP वैल्यू फाइंड की जाती है। कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय KSP वैल्यू? आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आपके सामने लिखा गया है, उसने आयोनाइज किया है AX और BX को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, और साथ में जब उसने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, डेफिनेटली उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है,
KSP में उसने हमारे पास जो Kc का एक्सप्रेशन होता है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, आप देख रहे हैं कि उसने सिर्फ आयोनाइजेबल आयनिक प्रोडक्ट लिखी है, रिएक्टेंट कहां पे गया, रिएक्टेंट जो कि बहुत कम सोलुबल है वो Kc के साथ आ जाता है, देन Kc इनटू द स्प्रैंगली सोलुबल रिएक्टेंट, इसको कलेक्टिवली KSP बोलते हैं। सो KSP वैल्यू हमारे पास स्प्रैंगली सोलुबल मटेरियल्स की होती है, वो थोड़े से जितने भी आयंस बनाते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। एक और बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, KSP की वैल्यू अगर बराबर हो उसकी आयनिक प्रोडक्ट के तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। KSP की वैल्यू अगर लार्जर देन द आयनिक प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब है सॉल्ट इतना ज्यादा सोलुबल नहीं हुआ, अनसैचुरेटेड है। और अगर आयोनिक प्रोडक्ट, ये जो A इंटू B कॉन्सेंट्रेशन लिखी है स्लाइड आपके सामने, आयंस ज्यादा बन जाए तो इसका मतलब है KSP की वैल्यू कम है, मतलब वो जो सॉलिड कंटेंट है वो कम है और आयंस ज्यादा बन गए हैं, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। मैंने KSP की वैल्यू को बराबर कहा तो मैंने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैंने KSP की वैल्यू उसके आयंस की प्रोडक्ट से ज्यादा कही तो कहा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मैंने आयनिक प्रोडक्ट को अगर KSP से ज्यादा कहा तो मैंने कहा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दीज वर द 3 रिलेटेड MCQs। अगर आपको KSP पता हो तो आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। आप बिल्कुल न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने, प्रैक्टिस में हमने काफी काम किया, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी का पता हो तो आप KSP फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है ना आयनिक प्रोडक्ट्स को, तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हम मजीद टेस्ट्स में करेंगे। आपके सामने एक्सप्लेन किया गया, ये कॉन्सेंट्रेशंस को बताते हैं, ये हमें सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं, ये हमें KSP वैल्यू बता सकते हैं। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ जो उसने एप्लीकेशंस लिखी हैं इसकी। कहते हैं KSP कैन बी डिटर्मिन इफ द सॉल्युबिलिटी इज गिवन, और वही बात सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटर्मिन इफ द KSP इज गिवन। सो वेरी सिंपल प्रोसीजर इन फ्रंट ऑफ यू। एक क्वेश्चन आपके सामने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेस किया गया। मैं डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CaF2 वाटर एट 25 इज फाउंड टू बी 10⁻⁻⁴। अच्छा, और कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द KSP एट दिस टेम्परेचर। मैं डियर स्टूडेंट्स, उसने एक सॉल्व दिया, उसको मैं आयनाइज कर लूंगा, आयनाइज करके Ca+2 2F नेगेटिव आयन सोल्यूशन दिया गया, आप देख रहे हैं स्लाइड में, उसकी मैं KSP का रिलेशन फाइंड आउट कर लूंगा। अब जो उसने वैल्यूज की है मैं पुट इन कर देता हूँ। उसने मुझे Ca और 2F-2 दे दिया, जो उसने मुझे वैल्यू दी थी, उसने मुझे कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ है, वो उसने जनरल आयनिक प्रोडक्ट में से एक कॉन्सेंट्रेशन दी है ना, तो कैल्शियम के लिए तो मैं जानता हूँ कि वो 1 यूनिट है, Ca+2 एक आयन है, उसकी वैल्यू पुट करूंगा, और साथ में 2F नेगेटिव और साथ में उसका स्क्वायर है, तो जो वैल्यू 2 × 10⁻⁴ 1 मोल की है तो 2 मोल्स होंगे तो वो डबल हो जाएगी, 2 × 2 × 10⁻⁴ हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर से उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इन तमाम को जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज 3.2 × 10⁻11, जो कि आपके सामने सॉल्व किया गया है, एंड द आंसर इज द अल्फा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट कि MD कैट में KSP से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आएगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपके सामने है, एक और स्लाइड देखें, कॉमन आयन इफेक्ट की भी बात करते हैं, बिकॉज दिस इज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। MD कैट के सिलेबस में हाईलाइट नहीं किया गया इस चीज को, बट इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? हमारे पास आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर आयोनाइज्ड होता है एक मटेरियल, जब हम एक दूसरा मटेरियल उसमें से पास ऑन करते हैं जो आयोनाइज होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जो दूसरे वाले की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर उसके पास वही आयन हुआ जो कि पहले वाले सॉल्युबल सॉल्ट के पास था, तो फिर बाद में आने वाला जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो पहले से मौजूद सॉल्ट को सप्रेस कर देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से HCl गैस को पास ऑन करते हैं तो प्योर सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सप्रेशन ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टेंस सॉल्ट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ion which is common in between these two salts, this is called as common ion effect। ये डिस्क्रिप्शन आपके सामने की गई है, मैं पढ़ भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्लाइड्स के। वो कहता है कॉमन आयन इफेक्ट में स्टेटमेंट कहता है द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन बाय एडिंग, ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट, जिसको मैंने बोला। फिर कहता है द एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन ऑफ अ लेस सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, सारी बात है उसकी सॉल्युबिलिटी पहले वाले की कम है तभी तो वो सप्रेस हुआ है, बाद वाले की ज्यादा है, ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनआयोनाइज्ड स्पीशीज इंक्रीज
विच में काम आउट एज अ प्रेसिपिटेट। अब ये जो पॉइंट्स इस स्लाइड में दिए गए ना, ये आपके एमडी कैट के क्वेश्चन हैं। फोकस ऑन, जो कि मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए डिजाइन की है। कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, ये एमसीक्यूज हैं। इट इज एप्लीकेशन ऑफ द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, सस्टेन करता है ना, बैलेंस करता है ना, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉमन आयन्स, बिल्कुल ठीक है। It is always in the reverse direction because it is going to suppress, it is going to precipitate out, it is going to make the solid salt from the soluble ions, reverse direction, ठीक है। उसके बाद कहता है with the help of the common ion effect we can suppress the ionization of an electrolyte, ये इसका यूज है। आगे कहता है in common ion effect the term electrolyte is used instead of the acid base or salt, ये एंड वाली लाइन द ब्यूटीफुल MD-CAT क्वेश्चन। हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट में टर्म इलेक्ट्रोलाइट यूज की जाती है, ना सॉल्ट यूज करते हैं, ना एसिड यूज करते हैं, ना बेस यूज करते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सप्रेस, वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन कि हमारे पास आयनाइजेशन की फॉर्म से बाद में कोई चीज आए। क्लियर है, इसको अपने जहन में रखना है। वेल एग्जांपल्स आपके सामने है स्लाइड में। NaCl कैन बी प्यूरिफाइड बाय HCl गैस, जिसकी मैंने बात की, रिएक्शन आपके सामने है। बिल्कुल उसी तरह उसने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ द लेस सॉल्युबल सॉल्ट KClO3, जब हम पोटेशियम क्लोराइड ऐड करते हैं KClO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। My dear students, that was all about the today's lecture in which we talked about the chemical equilibrium, the type of the reactions and the effect of the equilibrium constants and equilibrium constant, different forms of equilibrium constants. That was very important lecture today, जिसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों के तमाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया जाए, क्लियर किया जाए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा MD-CAT में। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।